रिवाइज करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, तो इसका हम रिवीजन करेंगे। आसान टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है ये। A particle of mass m and charge q moving with velocity v enters region 2 normal to the boundary as shown in the figure। तो फिगर में आप देख सकते हैं रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। रीजन 2 में मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट। Region 2 has a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the paper. The length of region 2 is L. Choose the correct choices। यानी कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, पहला ऑप्शन क्या है? The particle enters region 3 only if velocity is greater than QLB by m। दूसरा ऑप्शन है द पार्टिकल एंटर्स रीजन 3 ओनली इफ वेलोसिटी इज लेस देन QLB by m। यानी एक बात तो पक्की है, हमें निकालना है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि वो रीजन 3 में पहुंच पाए। path length of the particle in region 2 is maximum when velocity is QLB by m। Time spent in region 2 is same for any velocity v as long as the particle returns to region 1। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के बारे में आप सोचिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो हमें क्या पता है कि अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में उसका मोशन कैसा होता है? उस केस में उसका मोशन होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी कि हमें पता है कि अगर कुछ वेलोसिटी हो इसकी तो इसका एक सर्कुलर मोशन होगा, और अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या होगा? एक सेमी सर्कल कंप्लीट करके ये बाहर निकल जाएगा। और ये बात समझ में? ठीक है, अब अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा रेडियस के साथ? रेडियस क्या होता है? mv/qb। यानी कि वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ये बड़े रेडियस में घूमेगा, यानी कि अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएं तो ये बड़े रेडियस में घूम के ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना है, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल है कि नहीं? इसका पाथ क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। यानी कि एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते जाए तो रेडियस इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि एक लिमिटिंग कंडीशन अपने को समझ में आ रहा है कि अगर वेलोसिटी कुछ ऐसी हो गई कि ये जस्ट इसको ग्रेस करे और वापस आ जाए, जस्ट इसको ग्रेस करे और वापस आ जाए। ठीक है, इस केस में ये किस रीजन में रहेगा? ये रीजन 1 में वापस आएगा। ठीक है, अगर यहां से वेलोसिटी बढ़ा दी हमने, अगर यहां से वेलोसिटी बढ़ा दी हमने तो ये बड़े रेडियस में घूमना चाहेगा, लेकिन यहां तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? यहां से इसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगा और ये इस टेंजेंशियल पाथ के थ्रू रीजन 3 में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि रीजन 3 में पहुंचने का कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये जो सेमी सर्कल है, ठीक है, जो सेमी सर्कल बन रहा है, जो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है, वो इसको बस ग्रेस करके निकल जाए। ठीक है, उससे अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो ये रीजन 3 में पक्का जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं? ओके, अब इस केस में क्या हो रहा है? अगर इसको यहां पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? कर्व्स पे, ये जो आर्क है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो परपेंडिकुलर मीट कहां करेगा? वो परपेंडिकुलर मीट करेगा उसके सेंटर पे, करेक्ट।
यानी कि इस केस में रेडियस कितना हो जाएगा, इस केस में रेडियस हो जाएगा एल, है कि नहीं, इस केस में रेडियस हो जाएगा एल, करेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग कंडीशन क्या है, लिमिटिंग कंडीशन ये है कि लेंथ कितना हो जाना चाहिए, लेंथ शुड बी इक्वल टू द रेडियस, और वो हो जाएगा mv अपॉन qb। यानी कि यहां से जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी qlb डिवाइडेड बाई m, qlb डिवाइडेड बाई m। यानी कि इतनी वेलोसिटी दी जाए तो रीजन 1 में वापस आ जाएगा, इससे ज्यादा वेलोसिटी दी जाए तो रीजन 3 में एंटर कर जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि एक ऑप्शन तो अपने को क्लियर हो गया कि वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन QLB बाय m फॉर इट टू एंटर रीजन 3, करेक्ट। ओके, और क्या क्या ऑप्शंस थे, और ऑप्शंस थे हमारे पास कि लेंथ देखना था हमें कि पाथ लेंथ मैक्सिमम किस वेलोसिटी पे होगा, ठीक है, पाथ लेंथ मैक्सिमम किस वेलोसिटी पे होगा। अब आपके सामने मैंने कई सारे सिनेरियोज लिए हुए हैं, और सिनेरियोज से देख के आपको ये पता भी चल रहा है कि पाथ लेंथ मैक्सिमम कब होगा, पाथ लेंथ मैक्सिमम होगा इस केस में जब ये जस्ट ग्रेज करके बाउंड्री टू रीजन 2 और 3 की बाउंड्री को बस ग्रेज करके निकल जाएगा, इसमें पाथ लेंथ मैक्सिमम होगा। यानी कि वो भी चीज क्लियर हो गई। और हमें क्या बताना है कि टाइम स्पेंट इन द रीजन इज सेम फॉर, तो एक बार ऑप्शन ये चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन क्या था, टाइम स्पेंट इन रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी v एज लॉन्ग एज द पार्टिकल रिटर्न्स टू रीजन 1। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB। और मजेदार बात क्या है कि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब जब तक कि ये रीजन 1 में वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रीजन 1 में जब तक ये वापस आ रहा है इसका मतलब यहां तक केस हमारा लिमिटेड है, इसके आगे का हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 2 पाई m अपॉन QB, और ये अपने पूरे कंप्लीट साइकिल का कितना पार्ट कवर कर रहे हैं, सोच के बताइए। ये सारे जो है वो अपना सेमी सर्कल ही कंप्लीट कर रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी से कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सेमी सर्कल ही कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि अपने टोटल साइकिल का आधा साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। यानी इन सब को कितना टाइम लगेगा, इन सबको टाइम लगेगा पाई m अपॉन QP, ठीक है। यानी कि इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, हाफ ऑफ द कंप्लीट साइकिल। तो टाइम भी कितना लगेगा, हाफ ऑफ द कंप्लीट साइकिल। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। यानी कि अब हमको क्लियर हो गया कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे सही होंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, अगर ऑप्शन ए सही है तो बी सही नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा, और ऑप्शन डी भी सही होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप देख सकते हैं मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो अगर आप रेडी हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। A moving coil galvanometer has 50 turns, and each turn has an area of 2 into 10 to the power minus 4 meters square. The magnetic field produced by the magnet inside the galvanometer is 0.02 Tesla. The torsional constant of the suspension wire is 10 to the power minus 4 Newton meter per radian. When a current flows through galvanometer, a full scale deflection occurs if the coil rotates by 0.2 radian. The resistance of the coil of the galvanometer is 50 ohm. The galvanometer is to be converted into an ammeter capable of measuring current in the range of 0 to 1 ampere. For this purpose, a shunt resistance is to be added in parallel to the galvanometer. The value of this shunt resistance in ohms is, ठीक है। लंबा सा क्वेश्चन है, काफी सारा डेटा है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मिले हुए हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ टर्न्स कॉल का दिया हुआ है,
एरिया दिया हुआ है, किस रेंज पे करंट हो जाना चाहिए, ठीक है, जब इसको एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो करंट कितना फ्लो करना चाहिए या कितना करंट मेजर करने के केपेबल होना चाहिए, 1 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड है 0.02 टेस्ला। जो टॉर्शनल स्प्रिंग है उसका टॉर्शनल कांस्टेंट है 10 to the power -4, ऑब्वियसली एसआई यूनिट्स। ओके, जो मैक्सिमम रोटेट होता है, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे जितना एंगल रोटेट होता है वो है 0.2 रेडियन, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम। ओके, अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फंडा क्या है, एक कॉइल होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, अब उस कॉइल के थ्रू करंट पास करते हैं, तो अगर एक कॉइल करंट कैरिंग कॉइल है एक मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, उसके ऊपर टॉर्क लगता है कि नहीं, और उस टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, उस टॉर्क का वैल्यू होता है म्यू क्रॉस बी, करेक्ट। यानी कि इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाता है म्यू बी साइन थीटा। तो म्यू कितना होता है, म्यू होता है NIA, ठीक है। ये करंट क्या है, ये करंट है जब हम इसको एमीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई करंट पास करा के हमें मैक्सिमम या फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलता है 0.2 रेडियन का, करेक्ट। ओके, तो ये वो वाला आई है। तो NIA हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय बी, और साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर याद हो कंस्ट्रक्शन, गैल्वेनोमीटर का अगर कंस्ट्रक्शन आपको याद हो तो क्या होता है उस केस में, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये आपका कॉइल हो गया, इसके ऊपर वाइंडिंग्स हैं, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा कैसा होता है, रेडियल होता है, क्योंकि इस मैग्नेट का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से किया जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपली कितना हो जाता है NIAB, करेक्ट। अब ये इसके ऊपर टॉर्क लगा, और अब ये किससे कनेक्टेड है, ये टॉर्शनल स्प्रिंग से कनेक्टेड है, यानी कि अगर उसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर टॉर्शनल स्प्रिंग को रोटेट करेंगे तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इक्विलिब्रियम कब रीच होगा, जब ये के थीटा के इक्वल हो जाए, है कि नहीं। के क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट। मान लेते हैं कि आई करंट पास करने से वो थीटा एंगल रोटेट हुआ, तो जो टॉर्क है NIAB वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा के थीटा के, ठीक है। तो टॉर्शनल स्प्रिंग के लिए टॉर्क क्या होता है, के थीटा, करेक्ट। जैसे F इज इक्वल टू KX होता है वैसे टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। यानी कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट का वैल्यू हो जाएगा के थीटा डिवाइडेड बाई NAB, यानी कि गैल्वेनोमीटर्स के थ्रू कितना करंट हम पास करें कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाए, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, के का वैल्यू कितना है 10 to the power -4, थीटा का वैल्यू 0.2 रेडियन, सब SI यूनिट्स में डाल रहा हूं। एन का वैल्यू 50, एरिया है 10 to the power 2 into 10 to the power -4, और बी का वैल्यू कितना है 0.02, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, तो ये कटेगा और फाइनली अपने को कितना मिल जाएगा 0.1 एम्पियर, है कि नहीं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, ये आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ वेट कर रहा हूँ, अगर चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, बट ये स्टेप्स के थ्रू जाइए और इंश्योर कीजिए कि आपको हर एक जो डिस्कशन हमने किया वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है वो अपने को मिल गया है, तो अब उसको एमीटर में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप फटाफट नोट कर लीजिए। डन, ओके। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर को, मान लीजिए ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसको हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ एक शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। और शंट रेजिस्टेंस कैसे यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं। तो अभी हमें कितना करंट मेजर करना है, हमें मेजर करना है 1 एम्पियर करंट, यानी कि 1 एम्पियर करंट अगर इस सर्किट से गुजर रहा है तो वो हम मेजर करने के केपेबल होने चाहिए। लेकिन गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है,
गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट जो जा सकता है वो 0.1 एम्पियर ही है। इससे ज्यादा करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम करंट इस शंट से गुजरवा देना है और गैल्वेनोमीटर के थ्रू सिर्फ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट जाना चाहिए, यानी कि 0.1 एम्पियर। ठीक है, अब हमें यह पता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। V क्या है, कांस्टेंट, यानी करंट क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि ये हो जाएगा S अपॉन S प्लस आर जी मल्टीप्लाइड बाई आई, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम S का वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो IG को सब्सटीट्यूट करते हैं 0.1, S कितना हो गया, S हमारे पास हो गया, S तो निकालना है, RG हमारे पास 50 है और I कितना है 1, करेक्ट। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा 10, ये कैलकुलेशन इधर ले चलते हैं, तो S प्लस 50 कितना हो जाएगा, S प्लस 50 हो जाएगा 10S, यानी कि S का वैल्यू कितना आ जाएगा 50/9 ओम, और 50/9 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5.55 ओम आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो लंबा क्वेश्चन था बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। पहला कॉन्सेप्ट यूज किया इसने टॉर्क ऑन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरा कॉन्सेप्ट किया गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का। तो दो छोटे छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट को मिला के एक अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। नो डाउट ये अच्छा क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप सॉल्व कर ही दोगे। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, करंट ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट डिस्टेंस a√3 divided by 2 meter from a straight wire of length a meter carrying a current of I ampere. The point on the perpendicular bisector of the wire. ठीक है, the point is on the perpendicular bisector of the wire. तो वायर का लेंथ दिया हुआ है a, करंट है I, और ये जो पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है a√3/2 मीटर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a√3/2 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब आप बड़े आराम से ये एंगल्स निकाल सकते हैं। तो ये दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना कैसे है। तो जो भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सबसे पहले आप उस पॉइंट से उस कंडक्टर के ऊपर, उस स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोल देते हैं d। फिर जो एक्सट्रीमिटी है उससे इसको ज्वाइन करेंगे। जो परपेंडिकुलर से एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, θ2। हमेशा एंगल कहां से होगा, परपेंडिकुलर से। जो दूसरे एंड से एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे θ1। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ये रिजल्ट आपको बिल्कुल पता होना ही होना चाहिए। ओके, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है। उसके लिए क्या करना है अपने को, मैं टर्न करके आपको दिखा रहा हूं तो आपको, ताकि आपको आपके लिए लेफ्ट राइट उल्टा ना हो जाए। ठीक है, अब करंट जा रहा है ऊपर, तो थंब को मैं क्या करूंगा, ऊपर की डायरेक्शन में रखूंगा, और ये जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैं अपने जो फिंगर्स हैं उसको उस डायरेक्शन में पॉइंट करूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कर्ल करूंगा। उल्टा तो कर्ल नहीं कर सकते, ठीक है, ह्यूमन हैंड ऐसे नहीं कर्ल कर सकता है। तो अगर मैं कर्ल करूंगा तो किधर जाएगा, इनसाइड। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां किधर है, इनटू द प्लेन। ऐसे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, डायरेक्शन हम ऐसे निकालेंगे। डन। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्या करना है, सिंपली यहां पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अप्लाई करता हूं, तो μ0I/4πd
डी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमें a√3 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या करना है? साइन थीटा 1 यानी कि 30 डिग्री प्लस साइन थीटा 2 यानी कि साइन 30 डिग्री। तो हाफ और हाफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहां से 2 जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई ए, करेक्ट? म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई ए, ओके। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं? म्यू नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, अगर मन है तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर मन नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i डिवाइडेड बाई √3 पाई ए, ठीक है। और म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो डिवाइडेड बाई 4 पाई हो जाएगा, फिर 2i√3 पाई ए, यानी कि फाइनली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2i डिवाइडेड बाई √3 ए, सॉरी एक्स्ट्रा पाई हो गया, ये पाई यहां पे नहीं आएगा, ये पाई को यहां से हटा देते हैं, एक्स्ट्रा पाई हमने ले लिया था, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2i डिवाइडेड बाई a√3 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये होगा गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ओके। क्लियर है? सिर्फ सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है, ओके, डन, परफेक्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट आई एज शोन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये इन्फिनाइटली लॉन्ग तो है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये जो एंड है, ये वाला जो एंड है इसका, ये इस पॉइंट से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, दूसरा एंड बहुत दूर है। तो कह तो सकते ही है कि एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, लेकिन डिफरेंस है, दोनों एंड इन्फिनाइटली डिस्टेंट नहीं है। जो एक एंड है वो पॉइंट पी से ए डिस्टेंस पे है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, और जो दूसरा है वो बहुत दूर है, वो मान सकते हैं वो इन्फिनिटी पे है। अब इस केस में हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पी पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बट नथिंग जो हमने नहीं सॉल्व किया है, तो इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन को, और पॉइंट पी से परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो पॉइंट पी से हमेशा उस वायर पे परपेंडिकुलर गिराना है। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्ट नहीं गिर रहा है तो आप उसको एक्सटेंड कर दो और फिर परपेंडिकुलर गिरा दो, ओके। ये पहली बात। दूसरी बात, थोड़े बहुत अगर हम ज्योमेट्री यूज करें तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है? a cos 37 डिग्री। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? a cos 37 डिग्री, ओके। अब जनरली हम क्या करते हैं, θ1 और θ2 हम कैसे मेजर करते हैं? तो θ1 और θ2 हमेशा हम कैसे मेजर करते हैं? जनरली इसको हम आउटवर्ड मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है उससे हम आउटवर्ड मेजर करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? अब यहां पे डिफरेंस क्या आया है? यहां पे डिफरेंस ये आया है कि अब हम जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो हम इनवर्ड मेजर कर रहे हैं। चेक कर लीजिए। अब ये एंगल हम किधर मेजर कर रहे हैं? ये एंगल हम इनवर्ड मेजर कर रहे हैं। आ रही बात समझ में?
ठीक है, ये एंगल हमें ऐसे मेजर करना था, लेकिन वहां तक तो वायर ही नहीं है, तो ये एंगल हम कैसे मेजर कर रहे हैं, ये एंगल हम ऐसे मेजर कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ एक ही काम करना है, आपका जो 37 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम अब उल्टा मेजर कर रहे हैं, उल्टे सेंस में मेजर कर रहे हैं, तो अब सिंपली इसको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, -37 डिग्री, बस, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है a cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री मतलब कितना, cos 37 डिग्री मतलब 4/5, तो 4 नीचे 5 ऊपर, cos 37 डिग्री 4/5। ओके, अब ये जो एंगल है थीटा 1, इसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर से मैं एंगल ले रहा हूं, परपेंडिकुलर से एंगल लूंगा, लेकिन ऑपोजिट सेंस में लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन -37 डिग्री प्लस, अब ये किधर जा रहा है, ये तो बहुत दूर जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल मिलेगा ये ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर जाके मीट कर रहा है, तो ये एंगल जो है थीटा 2 जो एंगल है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहां मिल जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 16 पाई ए, फिर यहां पे हमारे पास 5 है, तो साइन 37 डिग्री कितना, 3/5, साइन 90 डिग्री कितना, 1, सो 1 माइनस 3/5 कितना हो जाएगा, 2/5, ये 5 गया, ये 5 गया, ये 2 से ये 8 बच जाएगा, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई ए। और डायरेक्शन तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ओके, अब करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, है कि नहीं, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, और पॉइंट पी किधर है, पॉइंट पी है इस डायरेक्शन में, यानी कि कर्ल करेंगे तो किधर मिलेगा, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई ए। तो अब ऐसे केसेस को आपको कैसे हैंडल करना है ये भी आपको समझ में आ गया, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, डन, तो इसकी कहानी हो गई खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, अ डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर, it is bent to form a coil of 1 turn. Now it is further bent to form a coil of 2 turns but of a smaller radius. The ratio of the magnetic induction at the center of the coil and at the center, ये दो बार लिखा गया है, at the center of the coil, at the center of this coil and at the center of the coil with 2 turn, नहीं सॉरी, सही है, the ratio of magnetic field of induction at the center of this coil and at the center of the coil of 2 turn is, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यूज कीजिए, आंसर निकालिए। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक सर्कुलर वायर है, इसमें करंट है I, और अगर इसका रेडियस है लेट्स से R1 ले लेते हैं इस केस में, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, वो हो जाता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। ओके, इस केस में रेडियस R1 लिया है हमने, तो ये हो जाएगा 2R1, म्यू नॉट I अपॉन 2R1। ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द सेंटर। डायरेक्शन निकालना आपको आना चाहिए, ओके, रिवाइज करा दे रहा हूं। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा डायरेक्शन ऑफ
करंट। अगर क्लॉकवाइज होता तो फिंगर्स को कर्ल करते क्लॉकवाइज, तो ये हो जाता डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सिंपल है, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, अब दूसरे केस में हमने क्या किया है, दूसरे केस में हमने 2 टर्न का करंट लिया है। ठीक है, हमने 2 टर्न का लूप लिया है। इस केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर तो उतना ही है, यानी कि रेडियस चेंज हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द वायर को अगर इक्वेट करें तो हम कह सकते हैं कि 2πr1 शुड बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 2πr2 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स। चेक कर लीजिए। ठीक है, एक टर्न का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2πr2, और वैसे कितने टर्न्स हैं, 2 टर्न्स हैं, यानी कि 2πr2 इंटू 2। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि बेसिकली रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हाफ। तो अब B2 कितना हो जाएगा, अगर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है B2 तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R2, और R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू है R1 डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं? ओके, लेकिन ये एक टर्न के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसे कितने टर्न्स हैं, ऐसे 2 टर्न्स हैं, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यानी कि B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R1, और न्यूमरेटर में चला जाएगा 4। तो ये क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटी है B1, यानी कि हम कह सकते हैं कि B2 इज इक्वल टू 4B1 हमारा आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट कितना ही सा है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? परफेक्ट। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं सर्कल की। तो हमने क्या किया, स्क्वायर को हमने सर्कल बना दिया। पेरीमीटर क्या है, सेम है, यानी कि 4L जो है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल टू 2πr। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाई पाई। क्लियर? ओके, अब ये एक सर्कुलर वायर है, इसके करंट के कारण, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B प्राइम कितना हो जाता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, यानी इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 2L डिवाइडेड बाई पाई। करेक्ट? ओके, B हमने कितना निकाला था, एक बार चेक करते हैं, B कितना निकाला था हमने B निकाला था 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई L, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई L, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई L। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है B डिवाइडेड बाई B प्राइम। तो B का वैल्यू सबसे पहले डाल देते हैं, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई L, और डिवाइड करना है B प्राइम से, यानी ये कितना हो जाएगा, 4L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट I पाई। क्या क्या जाएगा, म्यू नॉट I और म्यू नॉट I गया, L और L गया, तो फाइनली ये कितना बच गया, 8√2 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, और ये हो जाना चाहिए मेरा आंसर। ओके, क्लियर? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, बस। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर्स लॉ पे। ओके, अ लॉन्ग स्ट्रेट मेटल रॉड has a very long hole of radius A drilled parallel to the rod axis as shown in the figure। ठीक है, तो ये क्या जा रहा है, ये जो वायर है, ये जो मेटल रॉड है, ये इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन जा रहा है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, ये है क्रॉस सेक्शन। तो रॉड क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन जा रहा है, और ये जो होल है, जो होल ड्रिल किया हुआ है, वो भी अलोंग द एक्सिस है। आ रही बात समझ में? तो क्रॉस सेक्शन क्या है समझ में आ गया, फिगर क्या है समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, अब क्या सिचुएशन है, द रॉड कैरीज अ करंट I, ये रॉड इज कैरिंग अ करंट I, तो क्रॉस सेक्शन के जो इसका एक्सिस है उसके अलोंग करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि करंट ये पूरे सरफेस पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ज्यादा मैं इस डायग्राम को गंदा नहीं करना चाहता हूं, बट आपको समझ में आ रहा है कि आप मान सकते हैं कि पूरे करंट फ्लो कर रहा है अलोंग द एक्सिस, और पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, काफी गंदा हो गया फिगर, तो मिटा देते हैं। चलिए
समझ में आ गया करंट कैसा है? ओके हमें निकालना मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ द होल वेयर OC इज इक्वल टू C। तो ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल c है, हमें यहां पे इस पॉइंट C के ऊपर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो एम्पियर्स लॉ का ऑब्वियसली इस्तेमाल होगा सिमेट्रिक सिचुएशन में, और एम्पियर्स लॉ बहुत काम आता है। ओके तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट चलिए, तो एम्पियर्स लॉ का थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप में कर देता हूं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए एक कंप्लीट सिलेंडर है, इसमें से कुछ भी ड्रिल नहीं किया हुआ है, कंप्लीट सिलेंडर है, इसके क्रॉस सेक्शन पे करंट फ्लो कर रहा है आई, मतलब अलोंग द एक्सिस करंट फ्लो कर रहा है आई, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म करंट है। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट है, उस पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एम्पिरियन लूप चूज करेंगे, और एम्पिरियन लूप क्या होना चाहिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए। गॉसेस लॉ में क्या होता है, जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होता है। यहां पे हम एम्पिरियन लूप ऐसा लेते हैं जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक हो। फिर हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह टेंजेंशियल होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, करंट को मैं बाहर आता हुआ सोच रहा हूं, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, हर जगह सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। डीएल क्या होता है, डीएल होता है स्मॉल लेंथ्स। ठीक है, ये क्या होता है, डीएल होता है स्मॉल लेंथ्स। ठीक है, तो हर छोटे से आर्क के लिए डीएल क्या एक स्मॉल लेंथ है आर्क के ऊपर, तो हर छोटे से आर्क के लिए हम क्या निकालेंगे, बी डॉट डीएल निकालेंगे, और उसका हम क्लोज इंटीग्रल लेंगे, मतलब एक क्लोज लूप में ये इंटीग्रल करेंगे, और ये हो जाता है इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। करेक्ट। तो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, बी और डीएल के बीच का एंगल है 0 डिग्री, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डीएल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, ENC लिख रहा हूं एनक्लोज्ड के लिए। बी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हर पॉइंट पे सेम होगा, तो बी बाहर आ जाएगा, और डीएल का अगर क्लोज्ड इंटीग्रल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सिंपली 2πr आ जाएगा। सारे छोटे छोटे लेंथ्स को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल लेंथ। ये हो जाएगा म्यू नॉट इनटू, अब आई एनक्लोज कैसे निकालेंगे, आई एनक्लोज का मतलब क्या है कि ये सरफेस में जितना करंट है, यानी कि एम्पिरियन लूप के थ्रू जितना करंट जा रहा है, एम्पिरियन लूप के जो सरफेस है, एम्पिरियन लूप जो सरफेस को बाउंड किया हुआ है, उस सरफेस के थ्रू कितना करंट पेनिट्रेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं आई एनक्लोज्ड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितना है, पूरे क्रॉस सेक्शन पे करंट कितना है, आई, इसका रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर, यानी कि पर यूनिट एरिया करंट कितना है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो जो अंदर वाला एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो करंट यहां से कैसे निकल जाएगा, आई एनक्लोज्ड ऐसे निकल जाएगा, तो ये पाई गया, ये पाई गया, ठीक है, फिर ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर गया, यानी कि बी कितना आ गया, बी आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, तो हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू आर होगा, दिख रहा है। अब यहां पे एक बड़ी स्पेशल सा केस है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, r इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यानी कि अगर एक हम सिलिंड्रिकल वायर लें, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कोई भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक जो डिस्टेंस r पे है, एक्सिस से डिस्टेंस r पे, मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2π कैपिटल R स्क्वायर इनटू स्मॉल r।
लेकिन उसी के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे अब इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे एक कंप्लीट सिलेंडर होता। ठीक है, मान लो इसको भर दें, ये जो ड्रिल करके निकाला है वापस इसको भर दो, तो ये जो कंप्लीट सिलेंडर होता है इसमें से एक छोटा सिलेंडर हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो यहां पे हम सुपर पोजिशन का यूज कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, सुपर पोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट is equal to magnetic field due to the complete part minus magnetic field due to the removed part। आ रही बात समझ में? तो जो कंप्लीट पार्ट है वो भी क्या है, वो एक सिलेंडर है। ठीक है, कंप्लीट पार्ट जो है वो भी एक सिलेंडर है, और जो रिमूव्ड पार्ट है वो भी क्या है, वो भी एक सिलेंडर है। और एक सिलेंडर के कारण हम अभी देखा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अज्यूम क्या कर लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट है। यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है सेंटर से, एक्सिस से ये डिस्टेंस है स्मॉल सी। यहां पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो बी कंप्लीट निकाल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज्ड। ठीक है, ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा, बी डॉट डी एल हमने देखा है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी इंटू टू पाई सी, है कि नहीं? ये कितना आ जाएगा, बी इंटू टू पाई सी, म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज्ड। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो करंट है वो किसके थ्रू है, ये पूरे क्रॉस सेक्शन के कारण नहीं है। वापस मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा, बट पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि करंट किस में है। ठीक है, करंट क्या है, करंट इस ग्रीन पार्ट में, इस पार्ट में करंट नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर किस एरिया, ओवर द ग्रीन एरिया। दिस करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रीन एरिया। यानी कि करंट पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है कि नहीं? पूरे सर्कल के एरिया में से ये छोटे सर्कल का एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो करंट पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये करंट डेंसिटी है, ये करंट पर यूनिट एरिया है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। ठीक है, अब एरिया, अब वापस इसको भर दो, एरिया मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई सी स्क्वायर। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो इससे हमने क्या निकाला, सिर्फ करंट डेंसिटी निकाली है। ठीक है, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, करंट पूरे एरिया के ऊपर नहीं जा रहा है, करंट जा रहा है सिर्फ ग्रीन एरिया के ऊपर, तो इसलिए हमने करंट डेंसिटी ऐसे निकाली, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। क्लियर? ओके, यानी यहां से ये पाई और ये पाई गया, ये सी और एक सी गया, यानी कि यहां से बी कितना आ जाएगा, यहां से बी आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया ड्यू टू द कंप्लीट सिलेंडर। ठीक है, अब रिमूव सिलेंडर के कारण क्या होगा, अब अगर रिमूव सिलेंडर को देखें, ठीक है, सिर्फ आप रिमूव सिलेंडर पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो ये क्या, एक सिलेंडर है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पे। अब भी आपको याद होगा हमने निकाला था एक रिजल्ट, एक सिलेंडर का उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, ये हो जाता है 0। ये अभी हमने देखा, करेक्ट, ये हमने कैलकुलेट किया। क्लियर? ठीक है, तो रिमूव के कारण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब बी कंप्लीट माइनस बी रिमूव करेंगे तो सिंपली वो कितना हो जाएगा, बी कंप्लीट, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई सी डिवाइडेड बाई टू पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई बात समझ में? तो यहां पे एम्पियर्स लॉ प्लस सुपरपोजिशन यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट, डन। चलिए फिर ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की। द अरेंजमेंट इज एज शोन बिलो। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसपे करंट I1 फ्लो कर रहा है। ए डिस्टेंस पे एक स्क्वायर लूप है जिसका विड्थ है, स्क्वायर लूप नहीं है, रेक्टेंगुलर लूप है जिसका विड्थ है b, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I2। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लूप, पहली चीज निकालनी है। दूसरी चीज निकालनी है द वर्क डन टू इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन द वायर एंड द लूप फ्रॉम A to 2A। तो ये अभी डिस्टेंस कितना है? A, इसको बनाना है 2A, उसके लिए क्या वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। ओके, तो आराम से सोच समझ के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे वो सोचिए। ठीक है, एक बार आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया तो फिर आपको ये पता है काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सोचिए कि इस केस में डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, ऑब्वियसली एक डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली छोटे छोटे बहुत ज्यादा हिंट हो गया। तो आप सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए सोचते हैं इसके बारे में। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ टॉर्क लगता है, अगर उस टॉर्क के अबाउट हम काम करें, उस टॉर्क के अगेंस्ट हम काम करें तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसको हम दे सकते हैं। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? माइनस म्यू डॉट पी, है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस म्यू डॉट पी। ये बात सही है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस म्यू डॉट पी। म्यू क्या होता है? म्यू होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, म्यू होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है NIA। करेक्ट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। ओके, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो करंट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 2πr, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो ये R पे डिपेंड करेगा, यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, सारा डिफरेंट। तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। अगर मैं माइनस म्यू डॉट बी लगाने की कोशिश करूं तो म्यू तो मुझे पता है, म्यू मैं आराम से निकाल लूंगा, लेकिन क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, यानी कि यहीं से अपने को हिंट मिलता है। तो क्या करना पड़ेगा? इस पूरे एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करना पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी और फिर इंटीग्रेट करके पूरे की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा या एक पतला सा एरिया लेंगे dx थिकनेस का। ठीक है, x डिस्टेंस पे क्या करेंगे? हम एक पतला सा स्ट्रिप लेंगे dx विड्थ का। इस एरिया के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx, है कि नहीं? हर पॉइंट पे, हर पॉइंट क्या है? डिस्टेंस x पे है। इस स्ट्रिप पे कोई भी पॉइंट ले लें, वो डिस्टेंस x पे है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx। और इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इतने पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? इतने पार्ट का एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर L ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में शायद दिया नहीं है, शायद कट जाता हो, लेकिन क्या करते हैं, इसका जो लेंथ है इसको L ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? L dx हो जाएगा।
आई बात समझ में? डी ए कितना हो जाएगा? एल डी एक्स। अब क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है, देख लीजिए। करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, कर्ल इनसाइड द प्लेन, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आपका जो करंट है वो कैसा है? करंट कैसा है? करंट है क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि अगर क्लॉकवाइज अगर कर्ल करेंगे तो ये मुझे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देगा। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया का जो डायरेक्शन है वो किधर है? एरिया का डायरेक्शन भी इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है। आ रही बात समझ में? एरिया का डायरेक्शन क्या है? इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, करेक्ट? ओके, यानी कि अब अपने को क्या करना है? अब अपने को करना है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी सिर्फ इस एरिया के लिए, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी माइनस म्यू डॉट बी। यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस I2, ठीक है। करंट कितना है? करंट है I2 और एरिया कितना है? एरिया है LDX। आ रही बात समझ में? म्यू कितना हो जाएगा? म्यू हो जाएगा, ये इसको डीम्यू कर लेते हैं, इसको डीम्यू कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट है। तो डीम्यू कितना हो जाएगा? डीम्यू हो जाएगा करंट इनटू एरिया। तो करंट है I2 और एरिया कितना है? एरिया है LDX। आई बात समझ में? तो डीम्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। बी का वैल्यू कितना होगा? बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई एक्स। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है, तो कॉस 0 डिग्री, करेक्ट? ओके, यानी कि अगर u निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? माइनस I1 I2 L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, फिर dx अपॉन x। सारे कांस्टेंट टर्म्स मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिए और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां? x का वैल्यू कहां से कहां जाएगा? x का वैल्यू a से a प्लस b तक जाएगा, तो ये a से a प्लस b हमें इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L, ठीक है। dx बाई एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? ln x। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ln a प्लस बी बाई ए, ठीक है। यानी कि ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कीजिए और ये ध्यान में रखिए कि इस कंक्लूजन पे हम कैसे पहुंचे कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार पता चल जाता है इसमें इंटीग्रेट करना है तो कुछ ना कुछ करके इंटीग्रेट कर लीजिएगा, लेकिन वो पता लगाना कि इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यही कमाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, डन। ओके, चलिए अब कहां से कहां ले जा रहे हैं इसको? ए से 2a पे ले जा रहे हैं, ओके। यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L, ठीक है। और क्या था हमारे पास? हमारे पास था ln a प्लस बी डिवाइडेड बाई a, ऐसा ही कुछ था, चेक कर लेते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है कि ये जो वायर है, सॉरी ये जो लूप है, अब ये कितने डिस्टेंस पे है? 2a डिस्टेंस पे है, बाकी सब चीज सेम है, बाकी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये कितने पे है? ये 2a डिस्टेंस पे है। यानी कि a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? 2a सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L। यहां पे ln में आ जाएगा हमारे पास a की जगह 2a प्लस 2a, तो ऊपर हो गया 2a प्लस b और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 2a।
आई बात समझ में? अब पुट ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्क डन। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वर्क डन। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि लूप रेस्ट पे है। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो वर्क डन कितना हो जाएगा? सिंपली डेल्टा यू हो जाएगा, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, अब अगर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वर्क डन हमें कितना मिल जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बहुत सारे टर्म्स कॉमन है, तो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, ये तो पूरे कॉमन टर्म है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा दिस टर्म, ये ln का टर्म माइनस ये ln का टर्म, तो ln x माइनस ln y कितना होता है? ln x बाई y, यानी कि क्या बच जाएगा यहां बच जाएगा ln a प्लस बी डिवाइडेड बाई a, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a से, यानी ऊपर चला जाएगा 2a, नीचे आ जाएगा 2a प्लस बी। यानी कि फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई, फिर आएगा हमारे पास ln, और फाइनली क्या आएगा? फाइनली हमारे पास आएगा ये a और a कट जाएगा, तो 2 ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी, ये फाइनल रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। क्लियर? यानी कि एक बार हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली तो बाकी उसके बाद काम खत्म हो जाता है। ठीक है, वर्क डन कितना हो जाएगा? सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है नहीं, कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस है नहीं, और कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज है नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए तो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग बेटर एंड हैव फन विद लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।